हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस। तो जनाब, एक अच्छी सी सुबह का आगाज हो चुका है और भरपूर वीकेंड के बाद हम वापस आए हैं और डेफिनेटली इस वीकेंड पे सबने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा और हम लोगों ने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया। दावतें भी बहुत सारी उड़ाई और फ्रेंड्स से भी मिले और कुलीग्स के साथ डिनर भी किए। यूजुअली अवेस यही होता है कि जब वीकेंड आता है तो लोग बड़ी भरपूर तरीके से तैयारी करते हैं कि जी फ्राइडे को जो है फ्राइडे नाइट से हम ये करेंगे या सैटरडे नाइट से हम ये करेंगे। जिनकी छुट्टी सैटरडे को होती है ऑब्वियसली इन द मीडिया स्पेशली, तो वो लोग सारे ये प्लानिंग कर रहे होते हैं। जिनकी छुट्टी होती है, जिनकी छुट्टी नहीं होती उनका तो हाल बुरा हो जाए और जिनकी छुट्टी नहीं होती फिर वो इकट्ठी छुट्टी करते हैं। खैर ओवैस, ये बताएं आपकी क्या प्लान्स होते हैं वीकेंड के ऊपर? आप यूजुअली क्या करते हैं? वीकेंड्स पे मेरे ज्यादातर प्लान्स ये होते हैं कि मैंने पूरे हफ्ते की नींद पूरी करनी होती है एक साथ, तो मैं ज्यादातर सोता ही हूँ। आप अपना बताएं, आप क्या करते हैं? मेरे प्लान्स यही होते हैं कि यार मूवी देखने के लिए चले गए या फिर डिनर पर चले गए। लेकिन सियासतदानों के क्या प्लान्स होते हैं ये हम आपको आज बताएंगे। सियासतदानों के वीकेंड के ऊपर प्लान होते हैं कि संडे को एक भरपूर किस्म का जलसा करना है या फिर सैटरडे वाले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और जोड़ तोड़ करना है और सियासी रहनुमाओं को मनाना है और सेनेट के बारे में बात करनी है और आगे सियासत को कैसे बढ़ाना है, इस बारे में जो है सियासतदानों की प्लानिंग हो रही होती है। और नून लीग के हवाले से अगर हम बात करें तो डेफिनेटली बिल आखिर शहबाज शरीफ का नाम सामने आ ही गया और नवाज शरीफ ने कल एक इजलास भी बुलाया है जिसमें बाकायदा तौर पर पार्टी सदारत उनको सौंप दी जाएगी और उसके बाद उसके लिए इलेक्शंस होंगे और उसके बाद फिर नामजदगी होगी। और अब देखना यह है कि नून लीग की जो सियासत है वो किस तरफ जाती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और अब जब शहबाज शरीफ का नाम सामने आ रहा है तो बहुत सारे मुकदमात भी उनका पीछा पीछा करते साथ साथ आए ही चले जा रहे हैं। आहत चीमा और अब एक और जेली कंपनी के गवाह भी पकड़े गए हैं। तो अब देखना ये कि नैब क्या करती है। आज उनकी पेशी भी होने जा रही है। एक रोजा रिमांड दिया गया था, वो आज खत्म हो गया। जलाल चौधरी की भी आज समाअत है। खैर इस हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन अब बढ़ते हैं हमारी टॉप स्टोरीज की जानिब। मुत्तहदा के धड़ों में राबते शुरू होने लगे। कामरान टिसोरी की वफ्द के हमरा बहादुराबाद रहनुमाओं को मनाने की कोशिश, कहते हैं मामला जल्द हल हो जाएंगे। फैसल सब्जवारी ने भी पीआईबी जाने का इंदिया दे दिया। जब तक इस शहर से एमपीएम को नहीं निकालोगे तुम्हारे हालात ठीक नहीं होने वाले। पीएसपी के अलावा नहीं है तुम्हारे पास ऑप्शन। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल के साबिका पार्टी पर वार, कराची की तबाही की जिम्मेदार एमक्यूएम को करार दे दिया। कराची सिंध सेक्रेटेरिएट में आग लगी या लगाई गई, 36 घंटे बाद भी कुछ पता ना चल सका। पुलिस को तफ्तीश के लिए छुट्टी खत्म होने का इंतजार। सिंध सरकार के हीले बहाने अपनी जगह बरकरार। फूड, हेल्थ और पीडब्ल्यूडी का अहम रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया। अंदर के कागजात हवा से बाहर आए तो राजों से पर्दा उठ गया। तो जनाब सबा, आप चाय पीजिए। आज एक बार फिर मैं अपने नाज़रीन को पहले न्यूज़पेपर की हेडलाइन बताऊंगा। एक्सप्रेस अखबार मेरे पास है और आज इसमें लीड लगी है यकीनन आहत चीमा के हवाले से, जो कि आज कल बहुत ज़्यादा खबरों के अंदर हैं। और ये हेडलाइन कहती है कि हुकूमती मौक़िफ़ मुस्तरद, चीमा ने 14 अरब का गैर कानूनी ठेका दिया। नैब का यह मौक़िफ़ है। मुलज़िम शाहिद शफीक का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी दिया गया। चीमा ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। 3 साल मनसूबा शुरू ना हुआ। 6 करोड़ प्रोसेस फीस हड़प कर ली गई। और ये खबर अब लग रहा है कि शहबाज शरीफ का पीछा करती करती उन तक पहुंच जाएगी। अब चूंकि वो पार्टी सदारत भी शायद उन्हें मिल जाएगी, तो नैब उनके गिर्द घेरा तंग करती जा रही है। और अब ये सवाल भी सामने आ रहा है कि
क्या नैब सियासी तौर पे इस्तेमाल तो नहीं हो रही? सियासी तौर पे इस्तेमाल तो नहीं हो रही। और मैं न्यूज़ रूम में भी यही डिस्कशन कर रही थी कि जब भी नून लीग के हवाले से कोई खबर सामने आती है, जब नवाज शरीफ डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए तो उनका पीछा पनामा लीक्स करते हुए आ गई, मरियम नवाज इलेक्ट हुई तो डेफिनेटली अगर वो पार्टी की बागडोर संभालने के लिए आई रही थी और लोग उनके बारे में बात कर रहे थे कि अब वो नामजद होंगी और प्राइम मिनिस्टरशिप संभालेंगी, तो उनका पीछा करते करते तमाम करप्शन केसेस आ गए। और अब जब शहबाज शरीफ के लिए ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो पार्टी सदारत के हवाले से उनको मुंतखब किया गया है, तो डेफिनेटली आहत चीमा जो है एक मरकजी किरदार साबित हो सकते हैं। और यही कहा जा रहा है कि जी वो मजीद इंकशाफात करेंगे जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। कहा जा रहा है कि 14 अरब रुपए जो है उसका ठेका दिया गया, उसकी करप्शन की गई, तो डेफिनेटली अब सवालात तो किए जाएंगे। और आहत चीमा की निशानदेही पर 1-2 और लोगों को भी गिरफ्तार करने का हुक्म सामने आया है, जिसमें मुल्जिम शफीक के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उनको गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछगछ की गई है। तो नून लीग जहां पर कोई मसले का सियासी हल ढूंढती है वहीं पर उनके लिए कोई एलिगेशन भी सामने आ जाता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल से फायदा किसको होगा? और एक बात यहाँ पर देखने वाली है कि इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी क्या नून लीग का वोट बैंक जो है वो शेक करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि ज़िमनी इंतखाब में तो यही तस्वर किया जा रहा था, यही बात सामने आ रही थी कि जी अब इस दफा नून लीग को वोट बिल्कुल नहीं पड़ने वाले हैं। लेकिन फिर भी हमने देखा कि पीटीआई पीछे रह गई, बिल्कुल बरक्स नजर आए और लोधरा का इलेक्शन भी जीत लिया, उससे पहले दूसरा इलेक्शन हुआ था वो भी जीत लिया। ज़िमनी इलेक्शन तकरीबन नून लीग जीतती हुई नजर आ रही है, सिवाय कराची के अंदर जो इलेक्शन हुआ उसमें नून लीग नहीं जीत सकी थी। तो नून लीग का जो विक्टिम कार्ड का जो आंसर है, जो फैक्टर है, वो कामयाब इस वक्त नजर आ रहा है, बिल्कुल कामयाब नजर आ रहा है। अच्छा अवैस, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेन लीड्स की, मेन खबरों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो वहीं पर देखें एक जंग में यहाँ पर पिक्चर पब्लिश है एक्ट्रेस की, ये है श्रीदेवी और इनके साथ माधुरी हैं और सजल अली भी। और श्रीदेवी के हवाले से बिल्कुल अफसोसनाक खबर सामने आई कि वो अब हम में नहीं रही। डेफिनेटली उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार थी वो, और 4 साल की उम्र से जो है उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया और उसके बाद फिर उन्होंने लातादाद फिल्में की और कामयाबियाँ समेटी। और उनके बारे में बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से बैनुल-अक़वामी तौर पर भी उनके जो मद्दाह हैं, जो उनके फ़ैन्स हैं, वो ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर तमाम ताज़ियाती पैगाम जो हैं वो अपडेट कर रहे हैं। और डेफिनेटली एक बड़ा लॉस है बॉलीवुड के लिए भी। और यही इसीलिए कहते हैं कि फनकार की जो है ना वो कोई सरहद नहीं होती। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में आपको जाना जाता है, पूरी दुनिया में लोग आपके फैंस होते हैं, पसंद करते हैं। कि फन की कोई सरहद नहीं होती। और जब ये खबर सामने आई थी सैटरडे नाइट के, तो ना सिर्फ हमने ब्रेक की बल्कि बीबीसी ने ब्रेक की, CNN ने ब्रेक की, अल जज़ीरा नेटवर्क ने ब्रेक की। तो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के अंदर आया। श्रीदेवी चूंकि बहुत बड़ी फनकार थी, उनकी खिदमत फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा थी, तो इस वजह से पूरी दुनिया के मीडिया ने उन्हें कवरेज दी। बिल्कुल पूरी दुनिया की मीडिया ने उन्हें कवरेज दी। चले जी मुख्तलिफ शहरों का हाल हम जान लेते हैं और सबसे पहले हम बढ़ रहे हैं पेशावर की तरफ, जहां पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा मेरी हम नाम सबा रानी। उनसे मजीद मालूमात हासिल करेंगे कि आज पेशावर शहर में कौन सी सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं। सबा गुड मॉर्निंग, आज कैसी हैं आप और क्या सरगर्मियां हैं आज पेशावर में? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग टू यू टू एंड टू ऑल पाकिस्तान। आज पेशावर के हवाले से अगर बात की जाए सरगर्मियों के बारे में, तो सबसे पहले हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स जो है वहाँ पर बैरियाटिक सर्जरी के हवाले से एक वर्कशॉप मुनक्किद की जा रही है। इसके अलावा हसन घड़ी के रहायशी पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फाटा के अमायदीन जो हैं वो फाटा में तालीम की ज़बूहारी और उनकी जो वहाँ पर सिचुएशन है तालीम के हवाले से, उसके हवाले से यहाँ पर एक एहतजाजी कैंप लगाएंगे। और सबसे ख़ास चीज़ जो है वो आज KP असम्बली का इजलास होगा, जिसमें सूरन सिंह जो कि MPA थे माइनॉरिटीज़ के, उनके जो कत्ल के इल्ज़ाम में कैद बलदेव कुमार जो है वो आज वहाँ पर उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी और वहाँ पर वो अपना हल्फ उठाएंगे जेल से आकर। ये जो है तो खास चीज़ें हैं जो पेशावर में आज की जा रही हैं। सवारानी आप पेशावर से हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी और बता रही थी कि आज पेशावर होने जा रहा है। अब रुख कर लेते हैं शहर लाहौर का, जहां आज हमारे साथ तारिक खान मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। उनसे पूछते हैं कि आज लाहौर में क्या क्या सरगर्मियां होने जा रही हैं। तारिक खान, सुबह बखैर। जी सुबह बखैर जी। लाहौर में अगर आज एक्टिविटीज़ देखी जाए तो मियाँ शहबाज नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जाती उम्रा में हैं, कुछ सियासी एक्टिविटीज़ होंगी और उनकी मुलाकातें होंगी और पार्टी के हवाले से। इसके साथ साथ आज पंजाब असम्बली का सेशन है, धुआंधार सेशन होने की उम्मीद है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू जो है पंजाब में इस वक्त क्रिएट हो चुका है। आहत चीमा जो हैं वो गिरफ़्तार हैं, उनकी स्ट्राइक के हवाले से, और ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं और अपोजिशन लीडर हैं
हैं। महमूद रशीद उनकी जानब से एक करारदाद भी पेश की गई थी कि अहमद चीमा को जो तरक्की दी गई है वो भी वापस ली जाए 20वें ग्रेड में और उनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। ये एक करारदाद है जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि बड़ा धुआंधार सेशन होने जा रहा है। इसके अलावा अब्दुल अलीम खान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जिन्हें नैब ने आज तलब कर रखा है। उनके ऑफशोर कंपनी के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। 2 उनकी हाउसिंग स्कीम है उस हवाले से जो है वो तहकीकात जो हैं उनके की जा रही हैं। 29 जनवरी को वो इस केस में पेश हुए थे। अब दोबारा उनको एक दफ़ा फिर तलब किया गया है और वो नैब ऑफिस में आज पेश होंगे और उनके ज़राए के मुताबिक ठीक है 2000 सेशंस में आज लाहौर में होंगे और डेफिनेट लाहौरी जो है खादिम आला के शहर में रहने वाले तमाम लोग जो हैं वो भी इस बात के मुंतज़िर होंगे। डेफिनेटली जो शहबाज शरीफ का वोट बैंक है जो शहबाज शरीफ की तमाम तर कामयाबों को और तरक्याती कामों को सराहते हैं कि जी वो पार्टी सदर बनने जा रहे हैं और कल देखना है इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर मुकम्मल तौर पर कागजात भी जमा करा जाएंगे। तो लेट्स सी कि क्या होने जा रहा है। डेफिनेटली लाहौर की जो सियासत है लाहौर के जो लोग हैं उन पर असर तो पड़ेगा। क्यों यकीनन आप सही कह रही हैं कि लाहौर में आज काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होने जा रही हैं। So we need to take a break here. We'll be right back after this short commercial break. Keep watching. Good morning, guys. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब आज अखबारात में एडिटोरियल्स में क्या कुछ है ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। सुबह आपके एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना वो बता देते हैं कि जी एडिटोरियल में क्या है और ख़बर में क्या है। सुबह बड़े परेशान लग रहे थे आप और कह रहे थे जी शहबाज शरीफ को अब नामजद तो किया गया है लेकिन फिर एक दफ़ा से आज चीमा साहब उनका पीछा करते करते आ गए। बिल्कुल सबा, ये जो केस है आशियाना इकबाल स्कीम जो है हाउसिंग स्कीम, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो नैब अपना शिकंजा कस रहा है और लग यही रहा है क्योंकि अब जो कमेंट्स भी आ रहे हैं वो ये हो रहा है कि हुकूमत पंजाब हुकूमत और जो ब्यूरोक्रेसी के जो अरकान थे ये इन लोगों ने मिल के जो है उस मंसूबे को सुसरवी का शिकार किया और जो अरबों रुपये की जो करप्शन, जो 14 अरब रुपये नैब का ये इल्ज़ाम है कि वो करप्शन का इल्ज़ाम है उन पर, वो उसमें पंजाब हुकूमत भी इन्वॉल्व है और डेलिबरेटली इस काम को सुस्त किया गया ताकि ज़्यादा कमीशन, ज़्यादा इस मनसूबे पर लागत बढ़े। पहला असल जो अहम किरदार हम देख ही चुके हैं, बात डिस्कस भी कर चुके हैं कि अहद चीमा है जिन्हें असल में ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को जब ये मनसूबा अलॉट किया गया था तो वो एक कासा के ये दिया गया था और वो एक जॉइंट वेंचर था। उसमें जो कंपनी थी ना स्पार्को कंस्ट्रक्शन, उसके सिर्फ 9% शेयर थे जिसको फ्रंट कंपनी जाहिर किया गया और जो असल इंजीनियरिंग बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग थी जिसको हम देख रहे हैं कि शाहिद शफीक साहब जिसका CEO जो अभी अरेस्ट हो चुके हैं, उनके बारे में कहा कि 90% शेयर थे। चाइना की कोई कंपनी भी थी इसके अंदर। जी हाँ, लेकिन असल कहानी ये है कि जो बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग है उसके 90% शेयर थे और उसको देना था बेसिकली ये सारा प्रोजेक्ट और उस क्योंकि वो कैपेबल नहीं थी कि 14 करोड़ इतने बड़ी लागत अरब रुपए की मंसूबे को हैंडल कर सके, तो उसको पीछे रख के फ्रंट कंपनी जो है वो स्पार्को कंस्ट्रक्शन को सामने लाके जिसके सिर्फ 9% शेयर थे जॉइंट वेंचर में, उसको ये मंसूबे हल दे दिया गया और चीमा साहब ने ये अलॉटमेंट की। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये ठेका दिया और अब वो 14 अरब रुपए का इल्ज़ाम भुगत रहे हैं करप्शन का। फिर ये कहा जा रहा है कि ये इसमें 3 साल की डिले किया गया, 61,000 से ज़ायद लोगों के जो है वो पैसे खा गए। 6 करोड़ रुपए तकरीबन रकम है जो कि प्रोसेसिंग फ़ीस के नाम पर खा ली गई। तो ये अभी बहरहाल इल्ज़ाम है। पंजाब गवर्नमेंट ये कहती है, अभी हमने सायमा अहद का भी बयान सुना, उन्होंने कहा कि मेरे शौहर पर तमाम इल्ज़ाम झूठे हैं, कानूनी तमाम कार्रवाइयाँ कर लें आप, लेकिन जिस तरह तजलील आमेज़ और तज़हीक आमेज़ सलूक किया गया वो ना किया जाए। एक तो उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी और वो अदालती हुक्मनामा भी लेकर गई तो उनको मिलने नहीं दिया गया और दूसरी अहद चीमा के ऊपर अब ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। बिल्कुल। एक हिस्सा जो है वो ये कहता है नहीं जी होना चाहिए, इसके ऊपर अमल दरामद और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक हिस्सा जो है वो हिस्सा है जिसने लाहौर शहर में बैनर्स भी आवेजा किए हैं कि जी तरक्याती स्कीमों के लिए अहद चीमा का बड़ा किरदार है। तो अब होगा क्या, क्योंकि इन्हीं के अपने लोग अब 2 हिस्सों में बढ़ गए। लेकिन सब एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि अहद चीमा एक बड़े ही ईमानदार अफसर एग्जैक्टली और उन्होंने ये तो हुकूमती वर्जन है बहुत काम कर रहे हैं कुछ और अब नैब जो है ना रखना कार्य। देखें कुछ सहाफियों ने भी और कुछ ऐसे भी आवाजें हैं जिनका मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता जो कि कभी जिन्होंने मैंने नहीं सुना कभी नून लीग गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट की सपोर्ट में बोली हो, वो आवाजें भी उठी हैं
और उनका भी कहना ये है कि अब जो एहतसाब हो रहा है ये कुछ ज़्यादा ही एहतसाब हो रहा है। तो ये अब ये जी सिलेक्टिव एहतसाब हो रहा है। तो अहद चीमा के बारे में ये कहा गया है कि वो उन्होंने कई ब्यूरोक्रेट्स का भी एहतसाब किया और उन्होंने काफ़ी कार्रवाई की है। कुछ ब्यूरोक्रेसी में भी कुछ अफराद हैं जो उनसे खुश नहीं है। तो बहरहाल ये तो अब ये नैब की तहकीकात होगी, इल्ज़ामात अभी तो हैं, देखेंगे आगे क्या निकलता है। लेकिन बहरहाल पंजाब गवर्नमेंट खासकर शहबाज शरीफ के लिए ये जो है मसला बढ़ रहा है, क्योंकि जो हमने देखा कि जैसे ही उन्हें कमान सौंपी गई और उन्हें का नाम सामने आया वज़ारत उज़्मा के लिए, तो उसके हवाले से ना सिर्फ सिक्योरिटी जो पॉलिटिकल फोर्सेस थी उन्होंने अपना उनकी तरफ जो अपनी मुश्किलों से पेपर मिल्स का मामला दबा था, अब अहद चीमा के मामले को वो किस तरीके से हैंडल करेंगे, क्योंकि पार्टी सदर बनने के बाद उनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी। बिल्कुल, और अब ये नाम भी आ रहा है ना। अब देखें कल इनकी मुलाकात भी थी जाती उम्रा में, दोनों भाइयों ने ना सिर्फ अकाउंटेबिलिटी केसेस जो इनके खिलाफ जो रेफरेंस चल रहे हैं उनको डिस्कस किया, अहद चीमा केस को डिस्कस किया, बल्कि पार्टी सदारत के हवाले से भी बातचीत हुई। अब कहा यह जा रहा है कि 3 मार्च के बाद फैसला करेंगे, कुछ ये कह रहे हैं कि पहले फैसला कर दिया जाएगा। असल मसला ये है कि नवाज शरीफ के जाने के बाद जो सदारत से उनको सबकदोश किया गया है, ये हटाया गया है, उसके बाद जो CWC थी वो भी डिसॉल्व हो गई है, समझ लिया। अब कुछ बातें ये की जा रही है कि पुरानी CWC फैसला करेगी, कुछ जनरल काउंसिल का इजलास बुलाएंगे, ये फिर ये इंतजार कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज जो हैं वो भी 5 मार्च को उनकी रिटायरमेंट हो रही है। सीनियर मोस्ट सीनियर जो वाइस जो इनका प्रेसिडेंट होता है वो उसमें 3-4 नाम है SVPs, उनमें से किसी का सिलेक्शन होगा। लेकिन शहबाज शरीफ को हम देख चुके हैं कि 2002 से 2011 में वाहिद लीडर हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के अलावा अगर नून लीग की क़यादत मुकम्मल तौर पर संभाली है, पार्टी चीफ बने, तो वो शहबाज शरीफ ने 2002 में 2011 तक उन्होंने संभाला। भाई इसमें ये एक और चीज सामने आ रही है, अभी सबा भी बात कर रही थी, ब्यूरोक्रेसी भी डिवीजन का शिकार नजर आती है। PMS अफसरान और DMG जो अफसरान है वो स्प्लिट होते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ में तहरीक इंसाफ ने भी आज ऐलान किया हुआ है कि हम ताले तोड़ देंगे, ये ब्यूरोक्रेसी कर सकती है इस तरह। देखें ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल नहीं कर सकती ब्यूरोक्रेसी। मसला ये है कि कुछ कहा जा रहा है, अभी देखें ना उनके इलेक्शन भी रुकवा दिए गए। अभी कहा जा रहा है कि कुछ पंजाब गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, ये तो इल्जाम है। देखें हम यहाँ कहेंगे कि ये पंजाब गवर्नमेंट के लिए 2 धड़े, इसमें कोई शक नहीं है कि 2 धड़े, एक जो है वो अहद चीमा का वर्जन बोल रहा है और एक जो है वो एंटी है, और वो चाहते हैं कि एक कहता है काम ना हो, बिल्कुल इसको मफलूज कर दिया जाए, एक कहता है काम होगा लेकिन ये इलीगल होगा। अगर ये काम रोक दिया जाए, ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप जो है पूरे मशीनरी को जैम कर दें किसी एक शख्स की गिरफ्तारी में, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। चलें अब अगले एडिटोरियल की जाने बढ़ते हैं। जी हाँ, एक अदालती नोट है फंड्स फॉर जिहाद यूनिवर्सिटी। अब आप इसके उन्वान से ही समझ गए होंगे कि क्या है। इमरान खान साहब की जो PTI ने KPK में फिर हक्कानिया दारुल हुकूम हक्कानिया को 227 मिलियन रुपए जो है वो दिए हैं, 57 करोड़ की रकम बन चुकी है, पहली बार नहीं हुआ है। सनिकल मूव का कह रहा है अदालती नोटिस को, और वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन इनकी इससे पहले 2016-17 का बजट जो था उसमें भी मदरसे को 300 मिलियन रुपए दिए गए थे। प्रोटेक्स ये है कि हमने इस्लाहात करनी है, इनको जो है एजुकेशनल स्ट्रीम मेन स्ट्रीम में लाना है, लेकिन इदारती नोट ये कहता है कि ऐसे मौके पर जब पूरे पाकिस्तान को, जब पूरी दुनिया या पाकिस्तान को एक किस तरह कहते हैं ना शक को शुबे की नज़र से देख रही है, हमारे आप देख रहे हैं FATF के मसाइल चल रहे हैं, नाम ग्रे लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा, 3 माह बाद आ जाएगा। इस हवाले से इस दौरान आपने एक ऐसा मूव किया है जिसको कहते हैं कि फादर ऑफ तालिबान, जिहाद यूनिवर्सिटी कहा जाता है दारुल हक्कानिया को, तो उसमें आपने रकम देने के बाद जो ये एक बड़ा सनिकल मूव है, इमरान खान ने ये गलत हरकत की है, इदारी तनकीद कर रहे हैं। आप चेक करें ना कि एक तरफ तो आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर है, इतनी मुश्किलों से तो आपने ग्रे लिस्ट को दूर किया है 3 माह के लिए, और उसके बाद भी क्या होगा, मिफ्ता इस्माइल कहते हैं अभी कुछ पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है कि अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। उस पे आप इस तरह से फंड करें और उस ग्रुप को जो कि ऑलरेडी नज़रों में है, जिसके बारे में बात होती है, आपको क्या लगता है PTI की जो ओवरऑल पॉलिटिक्स है या स्ट्रैटेजी है, ये किस तरह की स्ट्रैटेजी है? देखिए मैं बता रहा हूँ कि PTI ने तो ये कहा था कि हम रिफॉर्म करने जा रहे हैं। मसला ये कि इदारती नोट भी ये कहता है कि अब तक जो है, अब तक आप हमें बता दें कि क्या रिफॉर्म की गई है। हाँ, ये ज़रूरी है कि करिकुलम में जो है, करिकुलम में आपने जो रिफॉर्म लाजमी है ताकि जो है आपको जो है एक रेडिकल आइडियोलॉजी से आप निजात पालें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब तक आपने क्या किया, और ऐसे मदरसे को और ऐसे चीफ को जिनको तालिबान फादर ऑफ तालिबान कहा जाता है, उनको आप इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये एक बड़ा ही गलत मैसेज जाएगा। और उसमें यही भी कहा गया है कि हो सकता है कि ये
आपकी अपनी ही पॉलिटिकल मूव ना हो, क्योंकि आप JUI फे के चीज को काउंटर करने के लिए, पॉलिटिकल अलायंस के लिए, वोट बैंक के लिए आप ये हरकत कर रहे हैं। लेकिन आपकी ये मूव जो है, इधर यू आर ब्लाइंड टू द ऑप्टिक्स या फिर पॉलिटिकल एम्बिशन आपकी है कि आपकी हर चीज भूल गए हैं आप। इसी तरह की लगती है नफीस साहब कि इधर से किसी को वीक किया, इधर से किसी को स्ट्रॉन्ग किया, इधर से बायलैटरल ताल्लुकात बनाए, लेकिन एक्चुअली वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपने आप को एनहांस करने के लिए, PTI के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो इधर उधर जो चीजें करते हैं वो उनके फेवर में जाती हैं या कभी नहीं भी जाती हैं। तो इस तरह की कुछ उनकी पॉलिटिक्स है। अगला इदारिया क्या कह रहा है? जी, एक ये कमज़ोर जमहूरियत, ये एक जंग का इदारती नोट है, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये 10th एडिशन का उन्होंने हवाला दिया है। उसमें कहा गया कि गुज़िश्ता 3 साल से, ये खबर थोड़ी अच्छी नहीं है, कि 3 साल से जमहूरियत जो है पाकिस्तान में वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है। 82.64 के बाद ये 2.26 पर आ गई है। ये इन्होंने एक इस तरह पैमाना लगाया था कि 0 से 9 तक के पॉइंट्स दिए जाते हैं मुल्कों के। 167 ममालिक की ये फहरिस्त मरतब की गई है। तो पाकिस्तान 2013 के इंतखाबात के बाद तकरीबन ये 4.64 थी इसकी, जो कि अब 4.26 पर आ गई है। तो इदारती, और उसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है, इसी रिपोर्ट में कहा गया कि जैसे ही जो आपकी जमहूरियत कम हुई, और जमहूरियत की वजह क्या है, ये जो धरने हैं, ये जो गवर्नमेंट के, फिर खासकर नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस को भी इल्जाम दिया गया कि उन्होंने जो अपना दायरा बढ़ाया है उसकी वजह से मुल्क की मईशत पर भी जो है मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। और ये इस पूरे मुल्क, न सिर्फ मुल्क बल्कि अवाम और इस जो हमारी तरक्की का पहिया है, इसको भी जाम करने की वजह बन रही है ये। तो इसलिए ये आप जो एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, पॉलिटिकली जो कैंपेन कर रहे हैं, खुद अपने आप के लिए अब मुल्क को जो है वो मुकद्दम रखें, पहली तरजीह मुल्क को दें, ताकि जमहूरियत और परवान चढ़े। और अगर जमहूरियत परवान चढ़ेगी तो उसमें हम सबकी भलाई है। जमहूरियत परवान चढ़ेगी तो हम सबकी भलाई। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। तो जनाब, अब कुछ सियासी मंजरनामे पे नजर डाल लेते हैं और बात करेंगे कराची की सियासत की। और कराची की सियासत का मरकज़ निगाह है MQM और MQM PIB और बहादराबाद। अब तो 2 मरकज़ निगाह हो गई है। MQM PIB और बहादराबाद के दरमियान राब्ते शुरू हो गए हैं। कामरान टिसौरी की सरबराही में 3 रुकनी वफ्द बहादराबाद पहुंचा और गिले शिकवों पर बातचीत की। कामरान टिसौरी का कहना है कि अब आना जाना तो लगा ही रहेगा। MQM पाकिस्तान के 2 ग्रुपों की जानिब से कुछ दिन कबल एक दूसरे पर खूब सियासी तीर बरसाए गए। लेकिन अब अनोखी बात यह हुई कि इख्तलाफात की बुनियाद बनने वाले कामरान टिसौरी ही इस बार वफ्द लेकर पहुंचे और मुज़ाकरात किए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसौरी का कहना था कि पुरानी बातों को भुलाना है और महाजिर कौम के मफाद के लिए बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमने यहाँ पर तफसीली बातचीत की है और उसमें बहुत सारे मुस्बत पहलू सामने आए हैं और हम ये समझते हैं कि इस तरह की 1 और 2 और मुलाकातें होंगी और महाजिर कौम, जिसको 22 अगस्त के बाद डॉक्टर फारूक सत्तार ने जिस तरह से जोड़ा है, उस जोड़ने के अमल को तोड़ना नहीं चाहते। फैसल सब्जवारी का कहना था कि पहली बार PIB वाले आए, हमारी एक ही कोशिश है कि MQM पाकिस्तान को बचाया जाए। हमारी कोशिश ये है और हमारी दुआ ये है कि इस मौजूदा सूरत हाल से MQM पाकिस्तान जल्द अज जल्द निकले। हम उसके लिए अपनी कोशिश करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि फारूक भाई ने जो तजवीज़ भेजी है उसका जवाब नहीं दिया गया, नहीं, बहुत एहतराम से उसको सुना भी गया और अपनी दानिश में यहाँ राब्ता कमेटी ने जिन नकात को मुनासिब समझा वो फारूक भाई के पास भेज के दिए। दोनों ग्रुपों ने मीडिया से गुफ्तगू में इस बात की वजाहत नहीं की कि राब्ता कमेटी कौन सी आईनी है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन की क्या हैसियत है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं और सूबाई असम्बली की मेंबर हैं, मीरपुर ख़ास से मुंतखब हुई हैं और सूबाई असम्बली की मेंबर होने के साथ साथ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मेंबर भी हैं। खैरुन्निसा साहिबा, आपने आज वक्त दिया हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। और वैसे भी आपका ये सियासी प्रोग्राम तो होता है लेकिन बड़ा हल्का फुल्का होता है। थोड़ा आज MQM वाला मसला चल रहा है कई दिनों से, तो गुज़िश्ता रात में थोड़ी सी डेवलपमेंट भी हुई है। इस हवाले से आप क्या देख रही हैं? MQM की सियासत इस वक्त 2 धड़ों के अंदर तकसीम नजर आती है। पीपल्स पार्टी की रुकन की हैसियत से आपका इस पर क्या तज्जिया होगा? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी 2 धड़े तो नहीं, अब तो 4 या 5 धड़े, क्योंकि वो MQM लंदन, फिर हकीकी, फिर बहादराबाद, मौजूदा तो वैसे 2 ही धड़े PSP और इस तरह।
बात ये है कि ये जो जमायत है MQM जिसको कहते हैं, इन्होंने नारा लगाकर मैदान में उतरी थी कि महाजर के हुकूक। पहली बात तो ये है कि उर्दू स्पीकिंग जो है एक बहुत ही महज़िब कौम है, और आपने देखा कि एक जब पाकिस्तान बना था तो एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी और बहुत कुर्बानियाँ थी। तो वो उसके बाद जो इनका ये जो नारा लगाकर उन्होंने मोटिवेशन उनको दी कि हम आपके हुकूक के लिए आएंगे, लेकिन दर हकीकत इनकी बुनियाद जो है वो गलत थी, तासुब पर मबनी थी। और ये तमाम जो है पाकिस्तानी जानते हैं कि ये एक आमिर ज़ियाउल हक ने एक जमहूरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इनको मैदान में उतारा था। उसके बाद उनको असला हाथ में दिया, फिर भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और स्ट्रीट क्राइम्स और दहशतगर्दी उरूज पर थी उन दिनों, और फिर बोरियों में बंद लाशें भी कराची को मिली। तो उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं वो नहीं चाहे इस तरह की चीज़ें, वो जहनी तौर पर नहीं कबूल करते कि उनके हुकूक की आड़ में इस तरह की चीज़ें खेली जाएं। वो इतनी जो कुर्बानियाँ देकर आए थे, फिर उनकी नस्लें ये तो नहीं देखना चाह रही थी। तो आज ये वही मकाफात अमल है कि आपने एक नफरत की बुनियाद पर जो सियासत शुरू की, आपने जिस तरह का बीज बोया था वही आप आज फल काट रहे हैं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। अब डेफिनेटली आपने इसके बारे में बताया, इसके बैकग्राउंड के बारे में बताया, लेकिन इन दी एंड अगर MQM पाकिस्तान के हवाले से बात करें या पिछली MQM की भी बात करें तो इसका कराची के ऊपर एक दबदबा रहा है। कराची को उन्होंने रन किया है कई सालों तक, वो बाय हुक बाय क्रूक, वो जैसे भी किया उसकी जो भी सर्कमस्टांसेस हो। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें सूरत हाल ये है कि जी जैसे आपने कहा कि 2 नहीं 4 धड़े हैं, तो डेफिनेटली 4 धड़े हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में 2 धड़े जो है वो सामने हैं, PIB ग्रुप और बहादुराबाद ग्रुप। आप अपने तौर पर, क्योंकि आप भी एक सियासी रहनुमा है और इनकी पॉलिटिक्स को आपने कराची में बड़ा करीब से देखा है, आपको क्या लगता है कौन सा वाला धड़ा बेहतर है, कौन सा वाला धड़ा सही बात कर रहा है? देखिए यहाँ पर तो वही चीज़ होगी कि गुड तालिबान और बैड तालिबान, तो मैं तो नहीं कह सकती कि कौन बेहतर है। हाँ। हम लोगों ने तो कहा है कि अब तो कराची में जो है वो बड़ी मुश्किल से अमन की फिजा कायम हुई है। हाँ। लोग शुक्राना अदा करें। हाँ। कि इनकी जो है वो चेहरे। आपको क्या लगता है कि फारूक सत्तार जो प्रेशराइज कर रहे हैं अपने दूसरे वाले धड़े को, वो सही कर रहे हैं? मतलब वो सही राह पे हैं बिल्कुल, उनको दूसरे वाले ग्रुप को बात मान लेनी चाहिए, मामला तय कर लेने चाहिए? देखिए ये चीज़ें तो हम कैसे कह सकते हैं कि जबकि हम लोग इनकी सियासत को ही गलत समझते हैं। हाँ। क्योंकि देखिए एक बुनियादी बात तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी सियासी जमायतों में तकसीम तो कभी नहीं चाहती, लेकिन ये इनका जो अपना पैदा करदा जो एक मसाइल हैं। हाँ। और ये नॉट बाय डिज़ाइन, बाय डिफ़ॉल्ट ये है कि फिर वो उनसे तो ज़ाहिर है कि बाय डिफ़ॉल्ट कह रही हैं कि उनकी सियासत ऐसी है। तो मैं थोड़ा सा अगर पीछे जाऊँ कुछ 10 सालों के अंदर, तो पीपल्स पार्टी वो जमात है जो MQM के साथ शाना बशाना रही है, कराची के साथ, और सिंध असम्बली में खास तौर पर उन्होंने पावर शेयरिंग की है। तो आज वो जमात इतनी बुरी क्यों हो गई है? देखिए पहले ज्यादा अच्छी थी। नहीं, इसमें अच्छा या बुरा होना नहीं होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट को बहुत अहमियत दी है, क्योंकि कुर्बानियाँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है जमहूरियत को कायम करने में। जब जमहूरियत कायम हो जाती है, एक सिस्टम आ जाता है, वो चाहे जैसा मेरा ज़ाती ख्याल भी कहते हैं कि लंगड़ी लूली सा, लेकिन वो जमहूरियत बहरहाल जमहूरियत होती है, उसको चलते रहना चाहिए। उसको चलते रहने के लिए हमें मैंडेट को तस्लीम करना पड़ेगा, चाहे वो ये मैंडेट, तो मैं उसको मैंडेट कहना भी, जो MQM का था वो मैंडेट कहना भी सही नहीं है। लेकिन ये कि गन पॉइंट पर ऐसे ही आ गई, मैंडेट नहीं था उनके पास। देखें नहीं देखें, एक तरफ हम ये कहते हैं ना कि अगर उनके पास मैंडेट था तो वो असेंबली में आए थे, और यही वजह थी जो आपका सवाल का जवाब भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सोचकर नहीं कि वो कोई अच्छी जमात है या उस वक्त सही थी, लेकिन बहरहाल वो लोग वोटर्स तो थे ना। अब उनको अगर हम, क्योंकि मफाहमत हमारी पॉलिसी है, वो MQM के अलावा कोई भी जमात हमारे साथ चलना तो चाहे वो चले, यही मेरा लेकिन वो मैंडेट जो था वो एक गन पॉइंट पर था, वो खौफ के आलम में लोगों से छीना जाता था और जोर जबरदस्ती की बुनियाद पर। अभी आपको एक मिसाल दूं कि अभी वो जो बाई इलेक्शन हुए थे सईद गनी वाले, तो आपने देखा कि वो हमारा रवायती वोट वहाँ पर नहीं था, लेकिन जब ये यहाँ पर ऑपरेशन के नतीजे में एक खौफ की फिजा ख़त्म हुई और वो जो गोली की सियासत ख़त्म हुई और वो जो गन पॉइंट पर वोट वो छीनते थे वो ख़त्म हुआ, तो आपने देखा कि लोगों ने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कह रहे हैं कि जो मैंडेट जो पॉइंट पे था, रिवायती वोट यहाँ पर मौजूद नहीं था। अगर हम बात करें कि आपने कहा पीपल्स पार्टी की सियासत जो है वो मुफाहमत की सियासत है, आप लोग मिल बांट के चलते हैं जमहूरियत के लिए। अब PIB ग्रुप है, बहादुराबाद ग्रुप है, अगर मुफाहमत आपको करनी पड़ी तो किस ग्रुप से करेंगे आप?
देखिए अब इनको असेंबली में, क्योंकि अब पीआईबी ग्रुप जो है वो या दोनों मतलब देखिए नुमाइंदे तो हैं, अब वो किसका नाम देते हैं कि कौन फारूक सत्तार के साथ है या कौन XYZ के साथ है। हम लोग ये देखेंगे कि असेंबली में मेंबर्स हैं और वो वोट लेकर वहाँ पर आए और वो उसकी बुनियाद पर जो भी हमारे साथ चलना चाहेगा। देखिए मैंने उस वक्त भी आपसे ये कहा था कि सिर्फ MQM से मुफाहमत नहीं, तमाम जमायतों के लिए दरवाजे खुले हैं। बाकी रही ये बात है कि ये बात हतमी है कि हम लोग ये चाहेंगे, बल्कि हमने देखा है कि जो मैंने कहा कि बिल्कुल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ वक्त वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब आपको बताएं, कराची के सिंध सेक्रेटेरिएट में लगने वाली आग ने अहम दस्तावेजात जलाकर राख कर दी हैं। अलबत्ता इंतजामिया को इस बात की कोई परवाह नजर नहीं आ रही है। आग क्यों और कैसे लगी, हुकाम कहते हैं पीर को दफ्तर खुलेगा तो तब ही पता चलेगा। आज पीर है, लेट्स सी क्या होता है। सिंध सेक्रेटेरिएट, इमारत की मंजिल 6ठी और 7वीं, छुट्टी का दिन, दफ्तर में कोई नहीं। अचानक इमारत से आग के शोले बुलंद हुए। आग लगी या लगाई गई, कहानी वाजे ना हो पाई। आग लगी भी 3 अहम डिपार्टमेंट्स में, फूड, हेल्थ और सबसे अहम PWD सिंध के तमाम तामीराती काम 1 लाख रुपए की मालियत से ज्यादा हो तो वो PWD करवाता है। अभी आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कंपनी का नाम याबेद था, चाइनीज कंपनी। उस चाइनीज कंपनी ने कहा कि जनाब हमने जो इतना ज्यादा एकदम पैसा बनाया है उसमें मुल्तान मेट्रो से पैसा बनाया है। ये मुल्तान मेट्रो का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इन्होंने दिया हुआ था किसी कैपिटल इंजीनियरिंग, जिसका CEO था फैसल सुबान। तो वो वहां से आई चाइना की SCCP और उन्होंने इंटरव्यू किया फैसल सुबान का। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि फैसल सुबान गायब क्यों हुआ है। उसने उस इंटरव्यू में कहा कि जनाब मैं तो फ्रंटमैन हूं, मैं शरीफ खानदान यानी शहबाज शरीफ, क्योंकि दोनों टब्बर अलहदा लगा हुआ है ना पैसे बनाने। एक है फेडरल लेवल के ऊपर माल बन रहा है, एक है पंजाब लेवल पे माल बन रहा है। उसने कहा कि जो किकबैक्स मिलती थी ये जो मुल्तान मेट्रो से, ये शरीफ खानदान के पास जाती थी। और उसने फिर बकायदा चाइनीज SCCP को पूरा इंटरव्यू दिया। मैंने परसों सारे मीडिया के सामने वो रिपोर्ट दिया इंटरव्यू की कि फैसल सुबान ने चाइनीज SCCP को क्या कहा। और उसमें उसने कहा कि ये ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे लेते हैं और पेमेंट्स चाइना उन ऑफशोर अकाउंट्स में जा रही है जो शरीफ खानदान के हैं। तो ये एक पनामा में पकड़ा गया था नवाज शरीफ, और अब छोटे डॉन शहबाज शरीफ पकड़े गए हैं। ये चाइना की SCCP ने पकड़ा है, ये हमने नहीं पकड़ा। अब फैसल सुबान जिसने स्टेटमेंट दी थी वो अभी से तब से गायब है, कोई पता नहीं वो किधर है। तो उसका तो दर्ज कराना चाहिए केस टेररिज्म कोर्ट्स के अंदर, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में। और मैंने चीफ जस्टिस साहब से कहा है कि आप इसके ऊपर एक्शन लें। ये कौन से ये बनाना रिपब्लिक में होता है कि CEO गायब हो गया कंपनी का क्योंकि उसने शरीफ खानदान के खिलाफ गवाही दे दी है चाइना की SCCP को, वो गायब ही हो गया। इसकी डिमांड हम कर रहे हैं कि ये कोई माफिया रन मुल्क है जिधर गॉडफादर ऊपर एक बैठा है और इधर एक छोटा डॉन बैठा हुआ है। ये मिलके या तो आप इनकी बात माने या आप इनसे पैसे लें। और जिस तरह ये पंजाब के ये जो जिन ब्यूरोक्रेट्स ने नाम लिए थे आहत चीमा के लिए, मैं सारे ब्यूरोक्रेसी की नहीं बात कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने कहा था हम स्ट्राइक कर देंगे। आहत चीमा जिसके ऊपर 14 अरब रुपए का केस जो नैब इन्वेस्टिगेट कर रही है, 14 अरब। उस आहत चीमा को, उसके लिए ये खड़े हो गए ब्यूरोक्रेट्स। ये क्यों खड़े हो गए? ये सारे फ्रंट मैन हैं शहबाज शरीफ के। शहबाज शरीफ ने 9 सालों में 9,000 अरब रुपया खर्च किया है।
9 ट्रिलियन रुपए इसके हाथ से गए हैं। और ये फैसला करता है किधर पैसा खर्च होगा। ये ब्यूरोक्रेट्स जो इनके चुने हुए हैं, इनके जरिए आहत चीमा जैसे ब्यूरोक्रेट्स के जरिए पैसा खर्च होता है। और ये असल इशू है आज पाकिस्तान का कि क्या ये माफिया के हाथ में मुल्क लूटा जाएगा, जो पैसा आवाम का है, जो स्कूलों पे, अस्पतालों पे, साफ पीने के पानी ना होने से दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के बच्चे मरते हैं 5 साल की उम्र से कम। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है। दुनिया में अफ्रीका के मुल्कों से भी ज्यादा बच्चे यहाँ मरते हैं गंदा पानी पीने की बीमारियों की वजह से। क्यों? जो पैसा आवाम पे जाना चाहिए वो बड़े बड़े मेट्रोज पे, ऑरेंज ट्रेन पे जाता है, इनमें से किकबैक्स ली जाती है, वो पैसा बाहर लिया जाता है। जो ये पकड़ा गया है, ये जो फैसल सुभान ने बताया है, असल में मेट्रो का, और ये तो मुल्तान मेट्रो सबसे कम कीमत में बनी है, इसके पैसे गए हैं बाहर शरीफ खानदान को। आप सोचें कि ऑरेंज ट्रेन का कितना पैसा गया होगा। और क्यों ऑरेंज ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट खुफिया है, क्यों कॉन्फिडेंशियल है? हमारा पैसा इस कौम का 200 अरब रुपया आप खर्च कर रहे हैं ऑरेंज ट्रेन पे, क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्फिडेंशियल है? क्यों नहीं बता रहे लोगों को? क्यों मेट्रोज के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बता रहे? इसलिए नहीं बता रहे कि ये जो अब फैसल सुभान की स्टेटमेंट है और जो चाइनीज एससीसीपी ने पकड़ा है, किकबैक्स ले रहे हैं। बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ, माल बाहर चला जाए, उधर से अपने सारे ऑफशोर कंपनीज में चला जाए, और जो पैसा अवाम पे है वो आप देख लें हालात कि 4 लोग एक अस्पताल के बिस्तरे में। अच्छा खान साहब बात करेंगे। आज की अखबारात में खबरें छपी हुई हैं, नून लीग और पीटीआई का सेनेट के सीटों पे केपी में इत्तेहाद हो गया है, दोनों का एक दूसरे को सपोर्ट करें। एक तरफ आपका इतना सख्त मौक़िफ़ है नून लीग के खिलाफ। मुझे पहले एक मिनट मुझे पहले पता चल जाए, क्योंकि मैंने भी आपकी तरह खबरें पढ़ी हैं। मैं पहले परवेज खटक जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पख्तूनख्वा के, वो इससे डील कर रहे हैं। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आगे बात करूँ। मुझे पता ही नहीं अभी, अगर मफरूजों पे नहीं जाते, मफरूजों पे नहीं जाते जब तक मुझे इसकी पूरी डिटेल ना पता चले। और जी, और कोई बात? थैंक यू। चलिए जी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान एक दफ़ा फिर से खुलकर तनकीद कर रहे थे नून लीग पर। उनका यही कहना था कि पनामा लीक्स में जो है वो नवाज शरीफ पकड़े गए थे और अब चाइना की एससीसीपी में छोटे डॉन पकड़े गए हैं। और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करूंगा कि चीमा के तमाम वाक़यात के हवाले से, बयानात के हवाले से एक्शन लें। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। और उन्होंने कहा जो खुद बुर्द हुई है उसमें फैसल साहब जो हैं वो गायब हैं, और ये किस तरह का कानून है कि CEO ही खुद गायब हो गए हैं। तो तनकीद के तीर चलाएं। साथ में हम बात करेंगे सिंध सेक्रेटरीट के हवाले से, जिसका पैकेज हम दिखा रहे थे आपको, और खैरुन्निसा साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। मैडम, अभी हमने देखा कि सिंध सेक्रेटरीट में इस तरीके से आग लगी, तो यूजुअली अब यही कहा जा रहा है जी आग लगी या लगाई गई, ऐसा क्यों होता है? इतनी अहम तनसीबात हैं, इतनी सेंसिटिव हमारी जगह है, कैसे लग गई आग मैडम? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ। क्योंकि अहम इदारा है और उसमें अहम रिकॉर्ड पाए जाते हैं। और हमारे लिए भी बड़ी स्ट्रेंज थिंग है कि वो अगर संडे का दिन था तो वो आग अचानक इस तरह लगी, क्योंकि वो होता तो ये आमतौर पर कि अगर वहाँ पर वर्किंग हो रही हो तो फिर किसी की कोताही भी हो सकती है। तो बहरहाल इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि कोई हादसा था या कोई किसी और तरह की कोई साजिश थी या कोई कोताही थी या डेलिब्रेट था वो, तो उसको होना चाहिए इन्वेस्टिगेट। कल फंक्शनल लीग जलसा कर रही थी तो वहाँ पे नुसरत सारा अब्बासी ने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की सिंध हुकूमत के ऊपर। तो वो यही बात कह रही थी कि संडे को आग कैसे लग गई, सवालिया निशान, और रिकॉर्ड भी जल गया, सवालिया निशान। PWD, फूड डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंट्स का उन्होंने नाम लिया। इशारा उनका सिंध हुकूमत की तरफ था कि शायद हो सकता है कि खुद लगाई गई। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए तो अलग है, एक पूरा सिस्टम है और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये तो नहीं है कि कयास आरइयों पर तो बात नहीं हो सकती, लेकिन अब किसी का ख्याल है या किसी की, क्योंकि वो एक पब्लिक चीज़ थी तो उसमें मैं ये नहीं कहूँगी, किसी को रोक नहीं सकते। राइट एक आम आदमी का कि वो सोच सकता है कि वो क्यों हुआ इस तरह का हादसा था या जो चीज़ भी उसका ख्याल हो सकता है। बात ये कि ये चीज़ें जब होती हैं उस वक्त हम मेरा अपना जो ख्याल है उसको डिफेंड करने की पोजीशन में ना हम होते ना हमें करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ एक क्राइम है। इस तरह आग लग जाना, और अगर वो हादसा है
तो फिर ठीक है, क्योंकि हादसे भी तो होते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि जिस तरीके से नुसरत सहर अब्बासी ने तनकीद की, जाहिर सी बात है दीगर आपकी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी तनकीद करेंगे कि जी सिंध हुकूमत वैसे तो बड़ी मुतारिक है और सिंध सेक्रेटरीट में ही आग लग गई, और फिर कह रहे हैं जी संडे है तो तहकीकात जो है वो मंडे से शुरू होंगी। तो मेरे ख्याल में इतनी अहम इमारत के ऊपर आग लग जाना, और एक तरफ नैब भी बड़ा मुतारिक है, तो लोग यही कह रहे हैं कि नैब मुतारिक है, इसकी वजह से हो सकता है कि सिंध हुकूमत ने ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया हो। देखिए, एक चीज़ तो आपको याद होना चाहिए कि नेब मुतारिक तो बहुत अरसे से है। हाँ। और नेब और FIA ने जो कि हैं वफाकी इदारे, उनका मैंडेट है वफाकी इदारों में जो क्राइम होते हैं उनको देखना, लेकिन उन बावजूद उसके उन्होंने यहाँ पर तो इस तरह भी इदारों के पीछे पड़े, वो उन इदारों के पीछे जो सूबाई इदारों का जो मैंडेट था वो सूबाई हुकूमत को देखना था, लेकिन उनमें भी उन्होंने इंटरफेयर किया। और जब काम करना था तो उन्होंने हज़ारों की तादाद में वो फाइल लेकर चले जाते थे, और उनका कोई साब्ती भी नहीं होती थी, ना उनका महीनों तक कोई जवाब भी होता था कि हम लोग क्यों रिकॉर्ड उठाकर चले गए हैं, और उसमें क्या प्रूव किया। प्रूव भी कोई चीज़ आज तक नहीं हो पाई। तो ये चीज़ है कि यही वजह कि हमारी सिंध हुकूमत की जो आधी से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो या तो वो मतलब ये भागम दौड़ में लगी होती हैं, या तो बेल करवाने के चक्कर में होती हैं, या तो पेशियाँ देने में मसरूफ़ होती हैं। तो हमारी हुकूमती मशीनरी को तो उन्होंने वैसे ही मफलूज कर दिया था। इवन के हमारे सिंध के चीफ सेक्रेटरी थे। इंतहाई अहम वाक़या हुआ है, उसके अंदर अहम पेपर्स थे, अहम रिकॉर्ड था, वो जलकर खाकस्तर हो गया। मतलब अब समझ में ही नहीं आएगा कि अगर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू भी किया जाए तो कौन सा पेपर कहाँ है। मतलब वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अब एक तरीके से ख़त्म हो गई, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। देखिए, वो तो मैंने पहले ही कहा ना कि इसको डिफेंड नहीं करना होता है, हर बात को डिफेंड नहीं करना होता। एक चीज क्राइम है तो क्राइम है, लेकिन पहले इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि वो क्राइम था या हादसा था, क्योंकि हादसा भी होते हैं। तो इसको वैसे मुझे अपडेट अभी तक नहीं, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि वो मंडे से इन्वेस्टिगेशन होगा, तो आज हम देखेंगे कि वो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो उसकी क्या रिपोर्ट होती है। बहरहाल इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए। एक अहम चीज़ें जहाँ पर हो, रिकॉर्ड हो, तो वहाँ पर इन चीज़ों को तो मद्देनजर रखना चाहिए कि इस तरह का कोई हादसा ना हो। कि वो खैरुन्निसा साहब ये बताइएगा कि बात ये हो रही है कि PWD के अंदर दस्तावेजात होते हैं, 1 लाख से ऊपर के जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं वो PWD देखती है। सिंध सेक्रेटेरिएट की जो बिल्डिंग बनी थी उसका तखमीना लगाया गया था 7 अरब रुपए के करीब, और जब वो बिल्डिंग तामीर हो गई तो 11 अरब रुपए उस पर खर्चा आया। ये केस भी PWD के अंदर था, और इसी से मुंसलिक दीगर केसेस भी PWD में तहकीकात हो रही थी। तो अब ऐसे इंतहाई अहम डिपार्टमेंट के अंदर आग लग जाना, दस्तावेजात का ख़त्म हो जाना, ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बराह रास्त सिंध हुकूमत तो इसमें ज़िम्मेदार नज़र आती ही है, साथ में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सिंध के ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी तो इसमें कोई ना कोई किरदार अदा कर रहे होंगे अपना। देखिए, मैंने कहा ना कि मुझे डिटेल तो पता नहीं है, ये कंसर्न डिपार्टमेंट को ही पता होगा, क्योंकि अब ये इतना अभी वाक़या हुआ है, और जिसके नतीजे में कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन भी मंडे से होगी, जो कि मंडे आज है। लेकिन अब पहले से अगर आप अपना ख्याल जाहिर कर सकते हैं कि इसमें कौन इन्वॉल्व है, या तो सवाल कर रहे हैं कि मुमकिन तौर पे क्या हो सकता है। लेकिन हमारा कहना ये है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में अगर कोई रिपोर्ट इस तरह की आती है तो कल्प्रेट्स को तो सज़ा होनी चाहिए, वो चाहे ब्यूरोक्रेट हो या कोई और हो। बाकी रही बात ये कि ये चलिए जी, आपके मुताबिक सज़ा होनी चाहिए, तहकीकात भी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि हम इमारत है उसमें इस तरह से आग नहीं लगना चाहिए थी। अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है वो मुतासर होता है। बहुत शुक्रिया खैरुन्निसा साहिबा, पीपल्स पार्टी की रहनुमा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी और MKM पाकिस्तान के ऊपर बात कर रही थी, सिंध सेक्रेटरीट के हवाले से बात कर रही थी। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक ज़बरदस्त किस्म की हम बात करने जा रहे हैं, और वो ये है कि जी किसी ने सच ही कहा है, प्यार कभी नहीं मरता। मंडी बहाउद्दीन के 85 साला बशीर ने 20 साल जुदाई के बाद 70 साला साबका बीवी से दोबारा शादी कर दी। आपने देखी, और दोनों जो हैं दादा दादी वो बड़े खुश भी नजर आ रहे थे, और उनके साथ उनके पोता पोती भी बैठे हुए थे, और मेरे ख्याल में पोता पोती के लिए एक मुहिम चलाई गई है पोता पोती की जानिब से, खानदान की जानिब से। उसके बाद 1000 में से 46 और 22 में से हर एक बच्चा जो है वो मौत के मुंह में चला जाता है, और ये बात हो रही है जस्ट बॉर्न की। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज में प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना ताहिर साहिबा ने, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। यूनिसेफ
की ये रिपोर्ट आई है, लेकिन उससे पहले भी हम इस तरह से सुनते रहते थे कि जस्ट बॉर्न बेबी और वो सर्वाइव नहीं कर सका। आप ओवरऑल क्या वजह देख रही हैं पाकिस्तान में? क्योंकि अगर बीइंग अ नेशन हम बात करें तो हम बड़ी लविंग, केयरिंग और हमारे यहाँ बड़ा मदरहुड और बहुत ज़्यादा ख़ानदानी सिस्टम है, उसके बावजूद भी ये इस तरीके से। देखो बहुत सारी वजूहत हैं, ठीक है। हम सिर्फ हम जो है ना, हम तो जब फाइनल इम्पैक्ट है हम वो देख रहे हैं। हम अभी हम कह देंगे जी हेल्थ केयर ज़ाहिर है अच्छा नहीं है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बुरी तरह अफेक्टेड है, ठीक है। हमारे यहाँ आबादी बढ़ती जा रही है और उसको अकोमोडेट करने के लिए उसके साथ साथ जो है जिस तरह से मेडिकल फैसिलिटीज़ में उनको बढ़ाने की ज़रूरत थी ना, वो नहीं हो रहा है। हमारे पास उतने ही डॉक्टर्स हैं, बल्कि और कम डॉक्टर्स हैं जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं। फिर ओवरऑल हमारे यहाँ जो ज़िंदगी का जो कहते हैं ना, जो स्टैंडर्ड है, लाइफस्टाइल जो हमारा, वो नीचे से नीचे आता जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे जाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास ना पीने के लिए साफ़ पानी है, ना आपके पास प्रॉपर हाइजीन है, तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल इन्फेक्शन रेट को अफेक्ट करती हैं। फिर हमारे यहाँ पॉपुलेशन प्लानिंग कोई नहीं है, हमारे यहाँ जो बर्थ रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है। ख़वातीन देखो, माँ की सेहत अच्छी होगी तो जो बच्चा पैदा होगा तो उसकी भी सेहत अच्छी होगी ना, तो वो ज़्यादा लाइकली होगा कि वो आगे चल के दुनिया के चैलेंजेस फेस करे और सर्वाइव करे। तो जब माँ की सेहत ही अच्छी नहीं है, एक के बाद एक प्रेगनेंसी, पहले ही वो प्रेगनेंसी के लिए नहीं प्रिपेयर्ड होती हैं। हमारे यहाँ की लड़कियाँ जो होती हैं वो एनीमिक होती हैं, उनकी अपनी हेल्थ प्रॉपर अच्छी नहीं होती है जिस वक्त वो प्रेगनेंसी में, जिस वक्त उनकी शादी हो जाती है, अर्ली एज में शादी हो जाती है। उसके बाद फिर एक के बाद एक बच्चा हर साल 2 साल के ऊपर हो रहा होता है, तो इन बिटवीन उन्हें खुद भी रिकवर करने का टाइम नहीं मिलता ना। उनकी अपनी हेल्थ बेहतर हो तो मे भी बच्चा भी बेहतर हो। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। उसके ऊपर फिर क्या होता है कि बच्चे को लुक आफ्टर करने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई अच्छी केयर नहीं है। ज़्यादातर डिलीवरीज जो हैं देहात में हो रही हैं, कोई आपके पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, होम डिलीवरीज हो रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जब बच्चा डिलीवर होता है, बच्चे की ज़िंदगी के शुरू के जो 4 मिनट है ना, कहते हैं वो उसकी ज़िंदगी के सबसे अहम मिनट होते हैं, ठीक है। उस वक्त अगर उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो बहुत कुछ होता है जो आगे चल के उसके ऊपर असरअंदाज होता है, ठीक है। तो उस वक्त जो है कोई ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर आप हर जगह कर सकें, लेकिन कोई ट्रेंड पर्सन होना चाहिए जिसे पता है कि उस वक्त उस बच्चे को किस तरह हैंडल करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में एक और जो बहुत अहम चीज़ है वो ये कि उसके बाद में जो बच्चे एक्सक्लूसिव मदर फीड यानी टोटल माँ का दूध पी रहे होते हैं, उनमें इन्फेक्शंस होने का और उनकी डेथ होने का चांस कम है कंपेयर्ड विद दोस्त जो कि कट ऑफ रेट जिनको आप बॉटल में से फीड कर रहे हैं ना, बॉटल का इन्फेक्शन है, बॉटल में आप जो पानी ले रहे हैं वो इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो वो उनके लिए ज़्यादा चांस हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि शुरू में माएँ बच्चों को टोटल ब्रेस्ट फीड पे रखिए अगर हम चाहते हैं कि वो इन्फेक्शंस बच्चों को ना हो। अच्छा, जस्ट बॉर्न बेबीज़ की हम बात कर रहे हैं और जिस तरीके से अमवात हो रही हैं कि जी पैदा होते ही बच्चों की जो है वो अमवात हो जाती हैं, तो उसमें एक तो आपने कहा कि पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, दूसरा ये है कि जो मदर है उसकी हेल्थ वो अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप ये कह रहे हैं कि एनेमिक होंगी या उनको दीगर इन्फेक्शन होंगे या प्रॉब्लम होगी तो फिर डेफिनेटली वो उसका असर बच्चे पे भी पड़ेगा। लेकिन यूजुअली पाकिस्तान में तो यही देखा जाता है कि जिस पॉपुलेशन के हवाले से आप बात करें वो इंक्रीज ही होता जा रहा है, उसका रेट वो कम नहीं हो रहा। तो उसके लिए जो जितनी भी तमाम खवातीन हैं उनको किस तरीके से अपनी गायनी डॉक्टर को सिलेक्ट करना चाहिए, किस तरीके से उनको अपनी हेल्थ केयर के हवाले से जो है रब्ता करना चाहिए सेंटर्स के अंदर या हॉस्पिटल्स के अंदर, कोई प्रॉपर फिर प्लान होना चाहिए उनके लिए? बिल्कुल प्लान होना चाहिए। दुनिया भर में इस तरह होता है कि एक प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर, ठीक है। प्राइमरी केयर ये होता है कि यूजुअली आपके घर के करीब करीब बहुत सारे क्लिनिक्स होते हैं, है ना, जिनमें कि आप जाकर के दिखाएं। प्राइमरी केयर के बारे में जरूर बताएं। क्योंकि पहले ये होता है ना कि वो आपको वहाँ स्क्रीन कर लें कि कौन सा केस है जो जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। प्रेगनेंसी की भी रिस्क इवैल्यूएशन होती है ना कि जी ये केस जो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने का चांस है। उसमें वो क्या होता है कि हम दुनिया भर में होता है कि हम स्क्रीन आउट कर लेते हैं कि ओके यहाँ पे ये वाली माएँ जो हैं इनके बच्चों को प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा है। लेट्स से कि मदर को डायबिटीज़ हो रही है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है ना, उसके पहले बच्चों को प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, तो वो माएँ हैं जिनको कि प्रॉब्लम होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो उनको बेहतर है कि उनको हम किसी छोटे सेटअप में नहीं डिलीवर करें, वो प्रॉपर उनको किसी टर्शरी केयर में जहाँ पे कि सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हों, बच्चे के लिए भी, माँ के लिए भी, हम वहाँ पे भेज दें। और फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी जो भी कुछ हम प्रॉब्लम को रोकने के लिए कर सकते हैं वो करें। क्योंकि यूजुअली ये होता है कि खवातीन अपने टेस्ट वगैरह प्रॉपर नहीं कराती हैं, कुछ लोगों को पोस्टनेटल डायबिटीज़ भी होती है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो उसमें भी नहीं करा रही, पता है कुछ भी नहीं करा रही होती कितनी दफ़ा। लाइक हम तो फिर भी शहर में बैठे हुए हैं ना, और हमारे पास तो हम समझते हैं कि कंपैरेटिवली वो हम पॉपुलेशन को ट्रीट करें कि जिनकी की एक्सेस है फिर भी वो पहुँच जाते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है ना। इवन यहाँ पर हमारे पास कितने पेशेंट आते हैं जो 7वें 8वें महीने में या बिल्कुल डिलीवरी के टाइम पर
एकदम उठ के आ रहे होते हैं, वो भी इसलिए आ रहे होते हैं क्योंकि दाई ने रिफ्यूज कर दिया होता है कि अब मेरे बस का केस नहीं है, कहीं ले जाओ। ठीक है ना, तो हम तो कराची जैसे शहर में बैठे, उस पर ये हाल है। तो आप सोचिए कि जो छोटी मोटी जगह है, गाँव है, देहात है, वहाँ पे क्या हाल होगा। वहाँ पे अव्वल तो कोई बड़ा हॉस्पिटल ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो कहाँ जब वो। अच्छा, ये दाई वाले कॉन्सेप्ट से हम कैसे बाहर आएंगे डॉक्टर साहब? देखो, एक काम ये किया जा सकता है कि दाइयाँ शायद लोगों के लिए उन दाइयों को ट्रेन कर दो। एक बहुत अरसा पहले मुझे याद है कि हमने एक दाई ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें कि हम उन दाइयों को अपने हॉस्पिटल्स में लेके आते थे और उसके बाद में उन दाइयों को हम ट्रेन करते थे कि कौन सी चीज़ें जो करनी है, कौन सी नहीं करनी है। एक आपको मैं बहुत खौफनाक सी एक बात बताऊँ, जो घरों में जो डिलीवरी कर रही होती है ना, लाइक मेरे पास एक औरत काम करती थी, वो पार्ट टाइम में अपने घरों में डिलीवरीज जाके कराया करती थी। तो उसने मुझे बताया था कि जैसे जो बच्चे की आंवल नाल जो काटते हैं ना, कॉर्ड जो कट करते हैं, वो घर में कोई भी जो चाकू जो हम अदरवाइज यूज कर रहे हैं खाने, स्टाइल भी नहीं, हाँ, बस उस चाकू से काट देते हैं। और फिर एक कॉन्सेप्ट क्या था कि वो मतलब उसी चाकू से आपने गाय का गोश्त काटा या कुछ भी किया, ठीक है, उसी चाकू से आपने बच्चे की नाक काट दी। उसके बाद में क्या अच्छा, ये बताएं कि हम लोग निगहदाश्त किस तरीके से कर सकते हैं? जस्ट बॉर्न बेबी की जो है वो 2 महीने, शुरू के जो 2 महीने होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। शुरू का पहला महीना, जैसे हमारे पास जो अभी इन्होंने कहा है ना, जो सबसे हाई रेट जो है वो शुरू के, तो देखो पहली बात तो है कि बच्चा जो डिलीवर हो रहा है वो किस हेल्थ स्टेटस में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में फिर जो माओं का काम होता है कि वो उसको टोटल, शायद हमारे यहाँ के हिसाब से सबसे अच्छी एडवाइस होगी कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड करें, ठीक है, बॉटल फीड पे नहीं डालें। बॉटल फीड के साथ क्या होगा, पानी भी ज़रूरी नहीं है, आप जो यूज़ कर रहे हैं वो भी गंदा हो सकता है। आप सही दूध नहीं बना रहे हैं, उससे भी बहुत दफ़ा ये होता है ना कि जी दूध थोड़ा सा, पानी थोड़ा लिया, उसमें दूध बहुत सारा डाल दिया, ये सोच के कि जी उससे हेल्थ बहुत अच्छी होगी। या हमारे पास जो अदर वे राउंड है वो ये है कि जो जिन लोगों के पास ज़ाहिर इतने पैसे नहीं होते, वो क्या कहते हैं, वो बकरी का दूध या कुछ यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसको डाइल्यूट कर देते हैं कि वो ज़्यादा दिन चल जाएगा। तो ज़ाहिर है जब आपने दूध में पानी बहुत सारा मिला दिया, वो उसका वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, लेकिन एक तो है कि आपने उसको गंदे पानी से डाइल्यूट किया, और दूसरी चीज़ है कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स या जो हेल्दी जो चीज़ें या जो बच्चे को चाहिए ग्रोथ के लिए, वो सब चीज़ें जो है वो कम हो जाएंगी। ये बताइएगा, आपने गंदे पानी की बात की और फिर आपने उसे डाइल्यूट करने की बात की, तो ये चीज़ें तो बहुत अरसे से लोगों को पता है और गवर्नमेंट सतह पे भी मीडिया के थ्रू भी इस हवाले से आगाही चलाई जाती है मुसलसल। लेकिन फिर भी क्या वजूहात हैं कि जो आपने बात की कि रूरल एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज़ में तो फिर भी फैसिलिटीज़ मौजूद है, रूरल एरियाज़ में तो बिल्कुल भी ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, दाइयों के ऊपर ही पूरा इन्हिसार किया जाता है। तो ऐसे इलाकों के अंदर आपने कहा कि दाई की जो ट्रेनिंग है वो की जाती है, लेकिन आप ये बताइए कि सबसे इस रिपोर्ट के अंदर जो बात बताई गई है कि पानी, गंदा पानी सबसे बड़ी वजह करार दी गई है, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या कहा जा सकता है? आई मीन देखिए ना, बिल्कुल रैम्पेंट ग्रोथ है। आप यहाँ पे शहरों में भी देखें जी, पानी का कनेक्शन किसी को चाहिए, कोई लीगल वो नहीं है, आपने पाइप के साथ अपना इलीगल कनेक्शन ले लिया, उसमें जो सीवरेज की लाइनें हैं वो और पानी की लाइन बराबर जा रही है, मिक्सिंग हो रही है। इससे पहले आपको याद है कि हमारे बचपन में भी हम लोग नल का पानी पी लिया करते थे, मतलब बहुत सारे लोग थे ना, ठीक है। अब आप बॉयल किए बगैर पानी अगर पीने का सोचें तो लाइक इतने पेशेंट आते हैं जिनको वार्म इन्फेक्शन है, आप पी नहीं सकते, ठीक है ना। तो जाहिर है अब वो कितने लोग बॉयल करेंगे, ज्यादातर तो नहीं कर रहे होते ना, मुश्किल काम है। अच्छा डॉक्टर साहब, यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है बिल्कुल डेफिनेटली एक बड़ा इंकशाफ है और सोचने की बात है, लम्हा फिक्र है तमाम पाकिस्तानियों के लिए। इसमें सबसे पहले जो चीज़ को कंट्रोल करने की जरूरत है वो मदर हेल्थ है, और उसके बाद पॉपुलेशन का ख्याल है, और फिर स्पेसिंग ना, बच्चों के बीच में स्पेसिंग होगी तो माँ की हेल्थ बेहतर होगी, तो उम्मीद है कि फिर बच्चे की सेहत भी बेहतर होगी। सही। तो इसके लिए जो जितनी भी खवातीन हैं, या इसके लिए जो भी हम अगर देही इलाकों के बारे में बात करें, क्योंकि शहर में तो लोगों के पास बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, तो देही इलाकों में भी नहीं है बेटा, शहर में भी नहीं, शहरों में भी नहीं है ना, मतलब हमारा हम समझते हैं कि शहर में भी नहीं, शहर में भी हालात बहुत अच्छे नहीं है, ठीक है ना। एक ओवरऑल जो जहनी एक वो होता है, जो एक अवेयरनेस होती है, या लोगों को होता है कि जाना चाहिए या दिखाना चाहिए या क्या करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें पता भी होती हैं, बस टैबूज़ हैं, पुरानी चीज़ें हैं, उनमें लोग उलझी हैं, शहरों में भी नहीं है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रुबीना ताहिरा साहबा हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद थी और इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर, यूनिसेफ की रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। तो डेफिनेटली आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएँ, प्रॉपर गायनी के पास जाएँ। तो गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से फिलहाल इतना ही। ऐसी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।